जय उमा महेश व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की मध्यांचल सहप्रभारी मधु राठी रायपुर का जय श्री कृष्ण। हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय मंच से एवं प्रादेशिक स्थानीय मंच से पधारे सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही इस जूम सभागृह में उपस्थित सभी बहनों का अभिनंदन करती हूँ। पूर्ण विश्वास है कि इस लॉकडाउन के माहौल में हम सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। थमी जिंदगी ने हमें आत्मचिंतन एवं अपने को निखारने का सुअवसर प्रदान किया है। टेक्निकल प्रोग्रेस ने जूम जैसे ऐप देकर हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मिलने और सीखने का एक मौका दिया है। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में आज ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आशा है आप सभी इसी से लाभान्वित होंगे। कुछ नियम है जूम मीटिंग के कि सभी से अनुरोध है कि प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा ताकि हम इस 1 घंटे के सेशन का बेनिफिट ले सकें, पूरा बेनिफिट ले सकें। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा सवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच उपस्थित प्रादेशिक अध्यक्षा अमिता जी मुंदड़ा भाभी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आए और कुछ शब्द कहें। अमिता भाभी, हेलो हेलो हेलो। राकेश भैया, भाभी अमिता भाभी किस नाम से हैं वो ऐड नहीं हो पा रही हैं। आप उनका किस नाम से वो ऐड हैं, उनको हैंड रेस करने बोलिए ना। अमिता भाभी अगर आप हो तो प्लीज हैंड रेस करिए। मनीष ऋषि मुंदड़ा के नाम से हैं, उनको अनम्यूट करेंगे और उनको पैनलिस्ट में लेंगे। आ गए हैं क्या? हाँ मधु भाभी मैं दिख रही हूँ। जय श्री कृष्ण आप सबको। जय श्री कृष्ण भाभी, आप दिख रहे हैं, आप बोलिए। हेलो। हाँ भाभी आप दिख रहे हैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ थैंक यू। जय उमा महेश, सादर जय श्री कृष्ण। आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे। चरणों में वे भगवान की हम अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित हैं और धन्यवाद उन हमारे पूर्वजों का, शायद जिनके संचित पुण्य कर्म के कारण हम संकट की घड़ी में सेफ हैं। और धन्यवाद इस टेक्नोलॉजी का जिसके कारण हम एक दूसरे से आज मिल पा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा अच्छे के लिए हम तैयार रहें और कोई भी बुरा हो उसके लिए प्रिपेयर रहें। भगवान कृष्ण को एक बार अर्जुन ने कहा था, भगवान जी एक लाइन इस दीवार पे ऐसी लिख दीजिए कि मैं अगर खुशी में सुनूं तो दुखी हो जाऊं और दुख में सुनूं तो खुशी हो जाऊं। तो उन्होंने लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है ये कोरोना का संकट काल भी गुजर जाएगा। और छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वाधान में हमने इस लॉकडाउन में बहुत सी प्रतियोगिताएं की और एक जूम मीटिंग भी की जिसमें हमारी सभी प्रदेश की बहनों के साथ समस्त पदाधिकारी, स्थानीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष व सभी समिति संयोजिकाओं ने अपना पूरा सहयोग दिया। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। कहा जाता है ना कि आदमी को सदा वर्तमान में जीना चाहिए और हम प्रदेशवासियों ने इसे सिद्ध कर दिया, क्योंकि वर्तमान में आए बिना भूत और भविष्य को देखना असंभव है। बीत जाने वाला समय वापस लौटा नहीं जा सकता और जो आने वाला समय है उसको पहले उपस्थित नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे हमें कोरोना से नेगेटिव होना है और अपने विचारों से पॉजिटिव होना है। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महिला मंडल ने बहुत सी प्रतियोगिता इसमें कराई। यहाँ पे इसका एक उल्लेख करना चाहूंगी कि मेरा परिवार अनमोल मोती, जिसको छत्तीसगढ़ ने नवरूपा के नाम से कराया था, उसमें धमतरी की श्रीमती पल्लवी जी राठी ने 5वां स्थान प्राप्त किया है और ये प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है और प्रदेश के तरफ से उनके परिवार और उन्हें हम बहुत बहुत बधाइयां देते हैं इस कार्यक्रम के लिए और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी कड़ी में बाल विकास व किशोरी विकास समिति की रूपाली जी गांधी, जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, बहुत अच्छा उनका भी जा रहा है। और साहित्यिक समिति की शोभा जी सोनी ने भी अपना काम किया। अब कंप्यूटर समिति में हमें अपना एक कोई क्लास या कुछ वर्कशॉप लेने की
लेने की मन है तो वो हम आगामी कभी भी ले लेंगे। और इसके अलावा मेरी सचिव भावना जी राठी जो कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलती हैं और बहुत अच्छा कार्य और बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे कर रही हैं, उनका भी धन्यवाद। PRO रेणु जी टावरी जो समय समय में आपको सभी चीजों से रूबरा कराती है, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि प्रदेश में किस तरह के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। चलिए अब एकता जी झंवर जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, शायद उनकी वाणी को सुन के हमारे व्यक्तित्व में आज एक नया आयाम आ जाए, ऐसा मेरा मानना है। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे प्रदेश की संयोजिका शशि जी बागड़ी और मध्यांचल की सह संयोजिका मधु जी राठी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और आगे भी इस तरह के हम कार्यक्रम करते रहेंगे, ऐसा मेरा आशा। हम एकता जी को सुने, आप सबका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वाणी को भी यहीं पे विराम देती हूँ और सभी मेरे पूरे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी और समस्त बहनों पुनः पुनः आभार और धन्यवाद। जय महेश, जय उमा महेश। जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू अमिता भाभी। अब मैं चाहूंगी कि शशि भाभी जो संयोजिका हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से, वे एकता जी का इंट्रोडक्शन दें। शशि जी बागड़ी। शशि भाभी आप हैं? राकेश भैया नहीं है वो। हेलो शशि भाभी। शशि बागड़ी भाभी नहीं है राकेश भैया वो ऑनलाइन। भाभी उनका नाम नहीं शो कर रहा है शशि भाभी का, उनको हैंड रेस करने बोलिए तो उनको हम शामिल कर लेंगे इसमें पैनलिस्ट में। अच्छा शशि बागड़ी भाभी आप हैंड रेज करिए तो आपको पैनलिस्ट में ऐड कर लेते हैं। शशि भाभी हेलो राकेश भैया वो हैं ऑलरेडी और वो हैंड रेज कर चुके हैं। हेलो नहीं है मनीष एक बार हैंड रेस चेक करेंगे। गैलेक्सी 8 एंड ओके, ये गैलेक्सी 8 एंड दिखा रहा है आपको ज्वाइन किया हुआ है। मनीष जियोनी S6S। आई थिंक मधु तुम ही परिचय दे दो, वैसे भी एकता कोई परिचय की मोहताज है नहीं, तुम स्टार्ट कर दो परिचय देके। चलिए वैसे कर लेते हैं। हाँ राइट वेस्ट। आज हमारे बीच उपस्थित हैं एकता जी झंवर जो जिनका जन्म 27 नवंबर 1976 में हुआ। वो MSc केमिस्ट्री है। उनकी हॉबी वैसे तो कुकिंग है और बहुत सुंदर एवं स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं, लेकिन उसके साथ ही वो JCI इंडिया की नेशनल ट्रेनर हैं और उन्हें आउटस्टैंडिंग ट्रेनर अवार्ड JCI इंडिया जोन में 2012 में मिल चुका है। हम लकी है कि हमारे साथ आज एकता जी उपस्थित हैं और मैं चाहूंगी कि वे आए और अपना कार्यक्रम शुरू करें। थैंक यू। धन्यवाद मधु भाभी। आप सभी को जय महेश, जय श्री कृष्ण। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से व्यक्तित्व विकास में हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक सोच और हमारे रिलेशन हमको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सब रेडी हैं? रेडी? यस रेडी। यदि
एक दिन की खुशी चाहते हैं तो आप पिकनिक पर जाएंगे। यदि आप 1 महीने की खुशी चाहते हैं तो कोई अनुष्ठान आयोजित करेंगे। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो धन इकट्ठा करेंगे। लेकिन यदि पूरे जीवन खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने परिवार में खुशनुमा माहौल बनाएंगे और अपने परिवार से प्यार करेंगे, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। हम हमारे फैमिली के साथ रिलेशन कब अच्छे बना पाएंगे? जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी। सकारात्मक सोच के साथ रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें? मेरी बेटी 2 साल तक कोटा में पढ़ी और मैं जब कोटा जाती थी तो वहां मुझे बहुत सारे पेरेंट्स कोटा में मिलते थे। वो मुझे कहते थे, आप कहाँ से आए हैं? मैं कहती थी रायपुर। रायपुर कहाँ? छत्तीसगढ़? जी छत्तीसगढ़। ये वही है ना जो झारखंड में होता है? नहीं नहीं, झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ खुद एक स्टेट होता है। बोले अच्छा, वो एमपी वाला छत्तीसगढ़? हाँ, एमपी वाला छत्तीसगढ़, जो अब एमपी से अलग हो गया है और हमारी एक अपनी पहचान है छत्तीसगढ़। हम वहां से हैं, रायपुर से हैं। लोग रायपुर से और छत्तीसगढ़ से बहुत नोन नहीं है। अब कोरोना जैसी बीमारी जहां लाखों लोग संक्रमित हैं, लेकिन एक हमारा छत्तीसगढ़ है जहां पर सिर्फ 51 लोग संक्रमित हैं और जिसमें से 41 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ है। अब हम किसी से मिले तो कह सकते हैं हम कि हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा है। कोरोना, जिसके बारे में रोज न्यूज़पेपर में न्यूज आ रही है कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा। कुछ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर में झगड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग घर पे रह रहे हैं। रोज ऐसी न्यूज जो हमें किसी ना किसी तरह से एक बार निगेटिव की ओर ले जाती है। लेकिन आप सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में पॉजिटिव सोच लेकर आ रही है, पॉजिटिव कुछ ना कुछ कर रही है। कोरोना नहीं होता तो क्या हम ऐसा जीवन जी पाते? क्या हमारे साथ जैसा हो रहा है वैसा हो पाता? क्या हम जो चाहते थे वो हम कर पाते? जैसा हमारे बुजुर्ग चाहते थे वैसा क्या हो पाता? लेकिन जीवन वैसा ही हो गया है जैसा हम चाहते थे, जैसा हम सोचते थे। जैसा हम चाहते थे हम वैसा जीवन चाह रहे हैं। हमारे रिलेशन और स्ट्रांग हो गए। रिलेशन कैसे स्ट्रांग हुए हमारे? देखिए, जब कोरोना नहीं था तब भी काम हमारे पास, हम लेडीजों के पास कम नहीं था, बल्कि कोरोना होने से जेंट्स झाड़ू पोछा हमें खुद का खुद साफ करना पड़ रहा है। कुछ जगह मेड आ रही है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर मेड नहीं आ रही है और लोगों ने खुद मेड को आने से मना कर दिया है कि कृपया आप मत आइए, आप अपने घर में स्वस्थ रहिए और हम अपने घर में स्वस्थ। तब जब ऐसे समय में भी हम सारे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, शायद ही होगा जिसने अपने ग्रुप नहीं बनाए होंगे अपने रिलेटिव के साथ और गेम नहीं खेले होंगे। तब जब हमारे पास काम ज्यादा है, हम ज्यादा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? जब उस गेम में हम ग्रुप में हम गेम खेलते हैं तब हमारी चाह नहीं होती कि हमको फर्स्ट प्राइज मिलेगा या प्राइज में क्या मिलेगा। वहां पर ये होता है कि जब हम सब आपस में बात कर लेते हैं, चैट कर लेते हैं, तब ऐसा लगता है कि हम सबसे मिल लिए, सबसे बात कर लिए और रात को 9 बजे 10 बजे हम गेम स्टार्ट करके 12 बजे 1 बजे तक गेम खेलते हैं और वापस मॉर्निंग रूटीन में आकर सारा काम करते हैं। घर में हमने सारे व्यंजन बनाए। कभी जब सब मार्केट खुला होता था और यह बीमारी नहीं थी तब हम कम से कम वीक में एक बार डिनर के लिए, वीक में नहीं तो महीने में एक बार डिनर के लिए बाहर चले जाते थे। लेकिन आप बताइए, इन 40 दिनों में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बाहर का खाया होगा या बाहर से डिनर लेकर आया होगा, क्योंकि सारे व्यंजन हम घर पे बना रहे हैं। हमारे अंदर एक डर है कि हम बाहर जाएंगे तो हम कोरोना से ग्रसित ना हो जाए। कोरोना से ग्रसित नहीं होंगे, लेकिन ये चीजें जो हम सारे व्यंजन, हर तरह के व्यंजन घर में बना रहे हैं और घर वालों को खिला रहे हैं और कहीं ना कहीं घर वाले भी, घर में जितने सदस्य हैं वो हमारे काम करने में मदद कर रहे हैं। चाहे लोग कहें कि झगड़े बढ़ गए, लेकिन मैं कहती हूँ कि इन सब चीजों से हम बहुत आपस में पास आ गए।
हम चाहते थे हमारे बच्चे हमारे पास आ जाए। शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की वजह से हम अपने बच्चों से दूर थे, बच्चे हमारे से दूर थे। और हम ये कोरोना की वजह से सारे बच्चे घर पे हैं, सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे घर में है, हमारे सामने है। हम यही तो चाहते थे। क्या चाहते थे? कि पूरा घर साथ हो, सारे बच्चे पास हो, हमारे हस्बैंड, हमारे घर के जेंट्स लोगों को देने के लिए हमारे पास समय हो। तो जो हम चाहते थे वही तो हुआ। कोरोना एक महामारी है, कोरोना एक महामारी जरूर है, लेकिन इस लोग भले कहें कि ये शारीरिक और मानसिक रूप से हमें ग्रसित कर रही है, लेकिन मैं तो कहती हूँ हम घर पे रह के शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो रहे हैं। बस सोच की जरूरत है कि आप अपने अंदर निगेटिविटी न लाने दें, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। आप जब तक सकारात्मक सोच अपने अंदर नहीं लाएंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर आप नहीं लेके आएंगे, तब तक आप इससे नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन लॉकडाउन किया, लॉकडाउन करने के बाद सारे लोग घबरा गए कि क्या होगा। उन्होंने कोरोना को कैसे उत्सव के रूप में मनाया। एक दिन उन्होंने सबसे थाली बजवा दी। थाली बजाते कब है हम? जब हमारे यहाँ कुछ अच्छा काम होता है। उन्होंने थाली बजा के ये कहा कि हमारे यहाँ अच्छा काम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ ठीक परसेंटेज ज्यादा है, बढ़ रहे हैं मरीज, लेकिन मृत्यु दर हमारे यहाँ बहुत कम है अपेक्षाकृत विकसित देशों से, क्योंकि हमने बहुत जल्दी निर्णय लिया कि हम घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो हमारे पास मृत्यु दर कम है। उन्होंने एक दिन दिया जलवा दिया। जब उन्होंने ऐसी पॉजिटिविटी लाई हमारे अंदर, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी है, ये सकारात्मक है, और इसी सोच के साथ अगर हम इससे फाइट करेंगे और लड़ेंगे तो निश्चित ही हम जीत जाएंगे, जीत ही जाएंगे। अब हम चाहते थे कि हमारे बच्चे टीवी सीरियल्स ना देखें, हमारे बच्चे टीवी ना देखें। सब मम्मी की एक ही प्रॉब्लम सुनी है मैंने, जब भी मैं ट्रेनिंग लेने जाती हूँ। और ट्रेनिंग में आज तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। जब लेकिन हम माउथ टू माउथ ट्रेनिंग लेते हैं, तब सभी आपस में अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो माओ की प्रॉब्लम्स होती थी कि बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, मोबाइल बहुत चलाते हैं, उससे क्या करें हम। जब मैं काउंसिल भी करती हूँ तो यही प्रॉब्लम आती है कि बच्चे टीवी बहुत अधिक देखते हैं। तो टीवी में जाना कोई है, हमारी पूरी भारत रामायण और महाभारत देख रही है। शायद उस टाइम जब रामायण आई होगी, तब जिन लोगों ने रामायण नहीं देखी होगी वो भी सारे लोग रामायण देख रहे हैं, और जिन लोगों ने देखी है उस रामायण को रिपीट कर रहे हैं। जब बच्चे उस रामायण को देखते हैं और हिंदी सुनते हैं तो कहते हैं मम्मी इतनी अच्छी हिंदी। उन्होंने कभी इतनी अच्छी, अभी जो सीरियल्स आते हैं, आज जो सीरियल्स बनते हैं, उसमें हिंदी का लेवल आज के बच्चों के हिसाब से, मम्मी इतनी अच्छी हिंदी होती थी। लव कुश का जब उन्होंने आपस में संवाद सुना, बच्चे इतने खुश थे कि वो खुशी उनकी देखते बन रही थी। और ऑनलाइन क्लासेस ले लेके बच्चे मोबाइल से, यूट्यूब से इतना बोर हो जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में ऑनलाइन रहने की और यूट्यूब देखने में या ऑनलाइन गेम खेलने में, मोबाइल चलाने में भी कमी आई है। और नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आई है, तो ये मम्मियों का काम है, पापा का काम है, घर में दादा दादी का काम है, दादा का काम है, जो भी सब घर पे है, वो बच्चों को एंगेज रखे, और रख भी रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे कौन से गेम होंगे जो आज घर में बाहर नहीं निकले। आप बताइए, लूडो, ताश, कैरम, सब हम आपस में बैठकर खेल रहे हैं। शायद यदि कोरोना नहीं होता तो हमारे जीवन में ये दिन आता कभी नहीं आता। हम रायपुर में भी ऐसी क्लासेस होती है, लेकिन बाहर बहुत अधिक ऐसी क्लासेस होती है जहां बच्चों को बच्चों को गीता का पाठ करने के लिए, रामायण का पाठ पढ़ने के लिए क्लासेस लगाई जाती है। लेकिन जब हमारे पास, बच्चों के पास समय ही नहीं होता, हमारे बच्चे ग्रंथों का पाठ नहीं कर पाते, क्योंकि जैसी एग्जाम लास्ट होती है और अप्रैल में वापस एक स्कूल स्टार्ट हो जाती है, और अप्रैल में जैसे ही स्कूल स्टार्ट होती है वैसे ही हम बच्चों को पढ़ाई की दौड़ में दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, उनके एक चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो देन, एक मिनट, मुझे मोबाइल चेंज करना है, वेट।
तो देन हम बात कर रहे थे कि हम अप्रैल में सेशन चालू हो जाता है, और अप्रैल में सेशन चालू होने के साथ अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो जाता है, और अप्रैल में सेशन स्टार्ट होने के साथ उनके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, एक एक टेस्ट हो जाते हैं। तो हमें भी लगता है कि नहीं, पहले तुम पढ़ाई करो, और क्लासेस करने के लिए कि 1 घंटे का भी समय, आज ऐसा समय है आपके पास, आप जो चाहते थे कि मेरा हम जो चाहते थे कि आज हम हमारे बच्चों को ग्रंथ का पाठ करना आ जाए, गीता पढ़ना आ जाए, रामायण पढ़ना आ जाए, तो आज हम वो कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को खुद बैठकर रामायण और गीता का पाठ करा सकते हैं। कल रात में मेरे पापा से बात हो रही थी, तो पापा ने बताया कि तुम लोग दिन भर क्या, मुझसे पूछा तुम लोग दिन भर क्या करते हो? बोले कंवर साहब क्या करते हैं, बोर नहीं हो रहे? मैं बोली नहीं, पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं। पापा ऐसा रूटीन चलता रहता है? बोले हमारे यहाँ तो सारे के सारे बच्चे रामायण का एक एक अध्याय का पाठ कर रहे हैं। बोले जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आता, वो बहुत छोटा है, वो 3 साल का है, वो भी एक माला लेके सब बच्चों के साथ राम राम की माला कर रहे हैं। तो आप सोचिए, हम जो राम राज्य सोचते थे कि सोचते क्या थे कि कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये जीवन हमारे जीवन में आएगा, ये दिन हमारे जीवन में आएगा, और ये जीवन हमारा जीवन राम राज्य हो जाएगा। और पैसे की वैल्यू, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि मेरे बच्चों को पैसे की वैल्यू नहीं आती। जो गैजेट नया आया है मार्केट में, कितना भी महंगा हो, मेरे बच्चे को वो चाहिए। ये प्रॉब्लम्स मुझे लगता है लगभग 90% फैमिली में थी कि बच्चों को पैसे का यार आजकल कुछ लगता ही नहीं। हम कैसे थे हमारे जमाने में, हमको कितने पैसे मिलते थे? उनको बोलो कि बेटा हमारे पास 5 पैसे 10 पैसे होते थे, या 5 पैसे 10 पैसे की ये चीज आती थी, तो बच्चे बोलते हैं 5 पैसे 10 पैसे। आज तो 10 रुपए में भी बच्चे खुश नहीं होते। तो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा ये 40 दिन जब घर का कोई व्यक्ति काम पे नहीं गया, तब देखो आपकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आपके घर में चल रही है। वो किस तरह से चल रही है, किस बदौलत चल रही है? जो आपके बड़ों ने, जो बाहर जाते थे, धन अर्जित करके लाते थे, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करके रखा था कि आपके ऐसे पैसे सेव करके रखे थे उन्होंने, जो आज आपको काम आ रहा है। आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, आपकी जिंदगी सुचारू रूप से चल रही है। आपकी स्कूल की फीस अगर हमको ऑनलाइन देना है तो जा रही है, आपके ट्यूशन की फीस ऑनलाइन देना है तो जा रही है। आपको जो आपको चाहिए, आपको जो खाना है वो घर में अवेलेबल हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बड़े, आपके पापा दादा जो पैसा आपके लिए बचा के रखे थे, या उन्होंने अपने जीवन में जो बचत की थी, वो बचत आज काम आ रही है। इसलिए जीवन में बचत कितनी जरूरी होती है, ये बच्चों को समझ में आ गया। मेरी भाभी है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तब उन्होंने मुझे बताया, शायद वो ऑनलाइन होंगी भी अभी, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी है जो शायद डॉक्टर बन रही है, उसको गैस जलाना भी नहीं आता। मैं बाद में अनम्यूट करूंगी उनको, आप सुन लीजिएगा कि सही नहीं आता, और वो सीखना भी नहीं चाहती। जब उसकी मम्मी और दादी उससे कहते हैं कि बेटा कुछ तो बनाना सीख ले, तो बोलती मुझे क्या करना बनाना सीख के, मैं अपने घर में कुक रख लूंगी। और जब मेरे घर में जब मम्मी बोलती कि बेटा कुक नहीं आएगा, तब तू क्या करेगी? मम्मी जब कुक नहीं आएगा तो जोमेटो किस दिन काम आएगा, स्विगी किस दिन काम आएगी, होटल किस दिन काम आएंगे, मैं वहां जाके खा लूंगी। जब वो बच्ची लॉकडाउन में घर आई, तब उसने सबसे पहली बात मम्मी को बोला कि मम्मी मैं गलत थी, प्लीज आप मुझे सब कुछ करना सिखाएं, मुझे गैस जलाना सिखाओ, चाय बनाना सिखाओ, मैगी बनाना सिखाओ, इतना सिखाओ कि मैं अपना पेट भर सकूं। क्योंकि बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि एक समय ऐसा आता है, कि एक समय आज ऐसा आया है कि ना कुक आ रही है घर में, ना हम बाहर से कुछ मंगा पा रहे हैं, ना कोई होटल्स खुली हुई है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी मम्मी तो सब कुछ कर लेती है, झाड़ू पोछा भी कर लेती है, बर्तन भी साफ कर लेती है, कपड़े भी कर लेती है, खाना भी बना देती है, और हमें तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाती है। हमारे जीवन शैली में एक बूंद भी फर्क नहीं आने देती है।
तब हमें क्या करना है, हमें उनकी मदद करना है। वो जो हम चाहते थे कि हमारे बच्चे सीख जाएं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती थी, मेरे बच्चे काम नहीं करते, वो बच्चे खुद ब खुद काम कर रहे हैं, खुद इतना काम करते हुए देख के कि नहीं मम्मी अकेले काम कर रही है तो मुझे उनके साथ काम करना है, मुझे उनकी हेल्प करना है। ऐसे बच्चे हम चाहते थे जो कोरोना की वजह से हुआ है। तो कोरोना एक महामारी के रूप में, एक उत्सव के रूप में, बस इतना है कि हमें सेफ रहना है, घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है। जब हम बच जाएंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत लोगों से मिल सकते हैं सब। और मिलना, मुझे लगता है कि ऑनलाइन हम आज ऐसे, आप यदि आज अगर कोरोना नहीं होता तो ये जो कार्यशाला चल रही है वो कार्यशाला किसी हॉल में होती। आप सोच के देखिए, जब ये कार्यशाला किसी हॉल में होती तो कितना खर्च आता। आज हम सारी कार्यशाला, सारी मीटिंग्स ऑनलाइन कर रहे हैं, जो बहुत ही कम खर्च में हमारी हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं से हम सेविंग कर रहे हैं। जिनके यहाँ शादियां होनी है वो सारी शादियां हो रही हैं। हम दिखावे पे नहीं जा रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो रुक गया है, सारा काम सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चालू है। अब हमें जो आता है, हम बच्चों को क्लास नहीं भेज पा रहे, लेकिन हमें बहुत सारी चीज आती है। हर व्यक्ति के अंदर एक गुण है, हर किसी को सब कुछ आता है। किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, किसी को बहुत अच्छा डांस आता है, किसी को बहुत अच्छा गाना आता है, किसी को बहुत अच्छा योगा करना आता है, किसी को बहुत। तो आपके अंदर जो कला है वो आप अपने बच्चे को सिखाइए, क्योंकि आपको जो आता है वो आपके बच्चे को आना ही चाहिए, आपके घर के हर व्यक्ति को आना चाहिए। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उस सोसाइटी में एक बुजुर्ग, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उस सोसाइटी में हमारे बाजू में एक बुजुर्ग फैमिली रहती है। वो बुजुर्ग फैमिली लगभग 60 साल के अंकल होंगे और 55 साल की आंटी होंगी। तो वो दोनों रहते हैं, उनके बेटे बाहर रहते हैं कहीं। तो आंटी कहती है कि जब ये लॉकडाउन नहीं था, अंकल ने कभी आज तक एक गिलास पानी नहीं भरा, लेकिन जैसे ही ऐसी स्थिति आई उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे धीरे धीरे सब कुछ करना सिखाओ, मुझे खाना बनाना सिखाओ, मुझे वॉशिंग मशीन चलाना सिखाओ, खाने में ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट दाल चावल बनाना सिखाओ, क्योंकि आप मुझे दाल चावल बनाना सिखा दोगे तो कभी जिंदगी में ऐसा मौका आए कि कहीं आप लॉकडाउन में रहे, मैं कहीं और फंस जाऊं, तो कम से कम मैं अपना पेट भर सकता हूँ, मैं अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकता हूँ। तो आपके अंदर जो गुण है वो एक बच्चा ही नहीं, परिवार का हर सदस्य चाह रहा है, वो आपको देख भी रहे हैं कि क्या क्या करते हो आप सारा दिन, क्या उनके लिए करते हैं आप सारा दिन। ये सारे लोग, सब लोग आपको देख रहे हैं, जिनको लगता था कि आप घर में ये सब कुछ कर सकते हैं। अब कहते हैं, मैंने 2 बात कही थी कि क्या हम चाहते थे और क्या हमारे बुजुर्ग चाहते थे। हम बात करेंगे हमारे बुजुर्ग क्या चाहते थे। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है ये कि हम स्वस्थ हैं, और बुजुर्ग चाहते थे, क्या चाहते थे कि हर घर में साल भर का अनाज भरा हुआ होना चाहिए। मैं मेरे घर में आज भी भर के रखती हूँ। मेरी फ्रेंड्स कहती है, एकता आजकल कौन सामान भर के रखता है, कोई नहीं भर के रखता, हर महीने जा, तू क्यों ऐसा करती है कि साल भर का सामान अपने पास रखती है। तो आज उनकी जो शिक्षा है, जिन्होंने मानी, किसी को भी, जब हम मारवाड़ीज ऐसे थे जिनके यहाँ लगभग घर में आप देखेंगे तो साल भर का गेहूं, चावल, अनाज, इवन हमारे पास सब्जियां भी ऐसी थी कि अगर सब्जी मार्केट भी बंद हो जाता तो हमारा काम नहीं रुकता, हमारा काम नहीं रुकता, हमारा काम जैसा चल रहा है वैसे चलता। व्हाट्सएप में मैंने देखा था, जैसे ही बात आई कि लॉकडाउन हुआ, लोगों ने घर की सब्जियां लिख के डाली। घर की सब्जियों के लिस्ट में 15 सब्जी ऐसी थी जो हम रोज चेंज कर करके खा सकते थे। तो ऐसा हमारे बुजुर्ग जो हमें शिक्षा देते हैं वो कभी, हर वक्त सही होती है। भले ही उनके डांटने का तरीका हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन उनकी हर बात आज हमको समझ में आ रही है। पहले बहुत चलता था सकरा काठा।
सकरा काठा का मतलब होता था, बहुत मारवाड़ी वर्ड है, जिसमें हर चीजों को बड़ा नियम से लिया जाता था, हाथ धो के हर चीज यूज की जाती थी, खाना बनाने के लिए अलग कपड़े पहने जाते थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए? दिन भर हाथ धो रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। हमारे यहाँ मेड नहीं आ रही है, फिर भी हम पूरे घर में पोछा कर रहे हैं। मैंने जिससे बात की, जितने लोगों से बात की, मैंने कहा कि ये कहते हैं एक आध कमरा छोड़ दो, रोज क्यों पोछते हो? कल मैं इनके फ्रेंड से भी मिली तो वो भी बोले मैं इनको कहता हूँ एक आध दिन सिर्फ आप झाड़ू लगा के काम चला लो, आप पोछा मत लगाओ। लेकिन मानती ही नहीं है, क्योंकि जीव नहीं मानता है, उसका जी नहीं मानता है कि मैं एक दिन घर गंदा छोड़ दूं, घर में गंदगी आ गई और गंदगी से कहीं कुछ बीमारी आ गई तो। हम पूरे अपने साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, हमारे हाथ को बार बार धो रहे हैं। बस वो यही तो कहते थे, मोस्टली घर में वो सकरा काठा खत्म हो गया, लेकिन वापस वही जिंदगी, पुरानी जिंदगी वापस आ गई और हमारे रिलेशन स्ट्रांग हुए। लेकिन हमारे रिलेशन खराब क्यों होते हैं? अब हम इस पे बात करेंगे कि रिश्ते क्या हैं। रिश्ते होते हैं, आप रिश्तों को एक पक्षी के समान होते हैं, जितना कस के पकड़ेंगे तो रिश्ते मर जाएंगे, अगर आप धीरे पकड़ेंगे तो रिश्ते उड़ जाएंगे। उनको प्यार से पकड़ के रखना पड़ता है, तो वो जिंदगी भर हमारा साथ निभाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हर किसी की क्रियाकलाप में हम मीन मेक निकालते हैं। हमें कि हर किसी की क्रियाकलाप में कुछ ना कुछ गलती दिखाई देती है। हमें परिवार में जितने सदस्य हैं, आप बताइए ऐसा कौन है जिसको अपने घर के किसी सदस्य से परेशानी नहीं है या उसकी कोई चीज हमें पसंद नहीं आती? हर कोई ऐसा है जिसको हर किसी एक व्यक्ति से परेशानी होगी या उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम नजर आएगी और उस व्यक्ति को आप में भी वो चीज नजर आएगी, आपसे भी प्रॉब्लम होगी और आप में भी वो खामियां नजर आएंगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि पूरा जीवन सिर्फ हमारे हिसाब से चले, हम किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम जो करते हैं वो सबसे सही करते हैं। बात संगठन की भी होती है, जब संगठन हो या परिवार हो, कुछ भी हो, जब सब कोई मिलकर चलते हैं तभी एक परिवार और एक संगठन एकत्रित होकर, सामूहिक होकर चल सकता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ संगठन को हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती ज्योति जी राठी आंटी चलाती हैं, उनका सादर अभिनंदन करती हूँ मैं, क्योंकि वो एक ना, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? आंख होती है, कान होते हैं, नाक होती है और स्किन होती है, त्वचा होती है और जिह्वा होती है, जीभ। ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो 2 तरह से काम करता है। एक तो टेस्ट लेने के लिए, बाकी सेंस ऑर्गन एक एक ही काम करते हैं, लेकिन ये जो हमारी इंद्री है वो 2 काम करती है। एक तो टेस्ट लेने के लिए और दूसरा बोलने के लिए। यदि हम अच्छा बोलेंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा और अच्छा खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो ये इंद्री अगर हमारे कंट्रोल में है तो पूरा जीवन अच्छा और स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ और मेरे को जिनसे भी प्रॉब्लम है वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी की अच्छाइयों को देखो, यदि किसी इंसान में कुछ बुराइयां हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयां भी है। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि संगठन और परिवार में शक्ति है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को परिवार में कार्य करते हुए एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी निज हित में श्रेय लेने की होड़ में हमारे फैमिली को, हमारे संगठन को नुकसान पहुंचा देते हैं। आपको बताती हूँ, सीता जी की खोज करने के लिए वानर जब दक्षिण दिशा में गए तब उन्हें वहां पर एक संपत्ति नाम का गिद्ध मिला, जिन्होंने उन्हें बताया कि यदि आपको सीता जी की सूचना चाहिए तो आप ये समुद्र लांघ कर जाएं, और समुद्र लांघ कर आप जाएंगे तो लंका में आपको शायद सीता जी की सूचना मिल सकती है। तब 100 योजन समुद्र कौन लांघे,
ये सुंदरकांड का बहुत बड़ा, बहुत प्यारा चरित्र है जो मैं आपको छोटे से कहानी के रूप में बता रही हूँ कि 100 योजन समुद्र कौन लांगे। अर्थात इस बात से सभी वानर चिंतित हो गए कि इतना बड़ा समुद्र हम कैसे लांघेंगे, इतने बड़े समुद्र को हम कैसे लांघ सकते हैं। तब सब बैठकर बहुत विस्मित हो गए और सबने अपना अपना मत रखा और सब लोगों ने संदेह प्रकट किया कि मैं यह समुद्र हम लांघ नहीं सकते। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि आप में इतनी शक्ति है कि वे समुद्र लांघ सकते हैं और हनुमान जी तैयार हो गए। अब वाणी का प्रयोग देखिए। हनुमान जी कह सकते थे कि आप लोग सब जाइए आराम से, मुझे अकेले जाना है और अकेले वापस आना है, तो आप सब जाइए राम जी के पास, हम सब श्री राम के सामने मिलेंगे। ऐसा कह सकते थे हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सबको श्रेय मिले, सबको श्रेय मिले, ऐसी भावना उनके बोलने में सामने आती है। उन्होंने कहा तब लागी मोहे परखों भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तुम सब मेरा यही इंतजार करना, दुख सहकर कंद मूल फल खाकर, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं। जब सीता जी की सूचना लेकर हनुमान जी लौट कर आए तो सारे वानर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए सारे वानर, और ऐसे लगा उनको जैसे हर्षे सब विलोक हनुमान नुत जन्म, कभी न तब जाना। मतलब उनको ऐसा लगा नया जन्म मिल गया, वैसा वो खुश हुए। फिर हनुमान जी के साथ वह सब सुग्रीव जी के पास गए। तब भी सुग्रीव जी के पास जब गए तब सुग्रीव जी को हनुमान जी ने कुछ नहीं बताया, सब कुछ वानरों ने बताया, जामवंत जी ने बताया। क्या बताया कि हनुमान जी ने हमारे लिए ऐसा काम किया है, नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहस हूं मुख ना सो जाई वर्णी। मतलब मैं 1000 मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकता जो काम हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने सीता जी की सूचना लाई है और वो सुग्रीव के साथ जाकर, वो सुग्रीव उनका मेन अध्यक्ष था, मेन उनका वो था, सुग्रीव जी के साथ जाकर वहां पर जाकर वो राम भगवान को रिपोर्टिंग करते हैं कि हनुमान जी को सीता जी का पता लग गया है और सीता जी लंका में है। मेरे कहने का मतलब ये था, सिर्फ ये था कि हमारे परिवार में, हमारे संगठन में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को मिलकर हम अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। हम सिर्फ एक व्यक्ति खुद ऐसे हैं जिसको हम कभी चीट नहीं कर सकते, बाकी हर किसी को हम चीट कर सकते हैं, खुद को हम कभी चीट नहीं कर सकते। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम खुद को भी चीट करते हैं, हम अपनी भी तुलना अपने आप से करते हैं। जैसे मुझे लगता है हेल्थ को लेकर हम जिम जाते हैं, जिम जाते 90% लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, क्यों? फिट रहने के लिए नहीं। मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे कैसे भी पतली होना है। वो बहुत पतली है, वो बहुत छोटी है, मैं बहुत छोटी हूँ, उसकी हाइट कितनी अच्छी है। हम हमेशा अपनी भी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जो करती हूँ वो बहुत अच्छा करती हूँ। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस ये कोरोना में ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है, एक तरह से मानिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं तो हम दूसरों को सजाने, दूसरों को दिखाने के लिए सजते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों के लिए जीना चाहिए, लेकिन कैसे? तुलना करके नहीं, दूसरों के हित के लिए जीना चाहिए। मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे पतली होना है, मेरे बाल बहुत पतले हैं, आपके बाल कितने सुंदर कैसे हैं, मुझे बालों में बहुत जल्दी उम्र से पहले सफेदी आ गई, आपको कैसे नहीं आई? अगर आपको चाहिए तो आप किसी से तुलना मत कीजिए। यहाँ तक हम अपनी तुलना अपने आप से करते हैं। मधु भाभी समय है ना मेरे पास? मधु भाभी को अनम्यूट करेंगे मनीष भैया। मधु भाभी आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ हाँ हाँ, एकदम सुनाई आ समय रहा है ना भाभी? हाँ, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ कंटिन्यू करो। जी 5 भाभी। o'clock तक है ना अपन? ओके ओके ठीक है हाँ भाभी। हाँ वो कंपैरिजन, हम कंपेयर
वो तुलना हम जो तुलना करते हैं वो अपने आप से करते हैं, हम अपने पतियों की भी तुलना करते हैं, अपनी सास की तुलना करते हैं, अपनी बहू की तुलना करते हैं, हम अपने बच्चों की भी तुलना करते हैं। ऐसा कोई पर्सन हमारे, इवन हम हमारे पड़ोसी की भी तुलना करते हैं और हमारे मेड की भी तुलना कर लेते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं से लेकर मेरी मेड तक हम हर किसी की तुलना कर लेते हैं। अब हम हमारे पति की तुलना कैसे करते हैं? सपोज आज मैं ये सेशन ले रही होती कि पति लोगों को ऐसा करना चाहिए, पति लोगों को वैसा करना चाहिए, उसके पति, किसी ने मुझे बता दिया कि अरे यार उसके बर्थडे में उसके हस्बैंड ने उसको डायमंड का सॉलिटेयर का हार गिफ्ट किया है, तो मैं सबसे पहले आकर मैं ये नहीं सोचूंगी ठीक है वो वैसा है, उनको गिफ्ट किया, तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या भावना जागती है? एक भावना हमारे अंदर ये जाती है कि घर में जाएंगे और सबसे पहले मैं मेरे हस्बैंड को बताऊंगी कि यार उसका हस्बैंड ऐसा है, उसके लिए इतना काम करता है, उसके लिए घर में खाना बना के देता है, उसका हस्बैंड उसके लिए मिठाई बनाता है, उसका हस्बैंड उसको सॉलिटेयर का हार गिफ्ट करता है। हम तुलना करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि मेरे हस्बैंड में क्या चीज अच्छी है या मुझे उसे बताने की जरूरत क्या है, जो भी है मेरे पास बहुत अच्छा है। आप क्या ये तुलना करके वो बदलाव ला सकते हैं? आज ये समय ऐसा चल रहा है कि हम हस्बैंड वाइफ काफी समय एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं, तो नए समीकरण विकसित हो रहे हैं। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आपस में इतने झगड़े बढ़ गए हैं कि वकीलों के पास ज्यादा केस आ रहे हैं कि पति पत्नी के झगड़े बढ़ गए हैं। भगवान की कृपा से शायद हमारे घर ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये कब होता है? जब हम एक दूसरे के साथ ज्यादा रहते हैं तो हम एक दूसरे की कमियों को ज्यादा देखते हैं, उसके अंदर के गुणों को नहीं देखते कि इसके अंदर क्या गुण है। हम एक दूसरे की कमियों को देखते हैं, चेष्टा रखते हैं, तो आप अपने पति को नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि आप उनको जब बदल सकते थे जब आप उनको नहीं बदल सकते हैं। या आप अपनी पत्नी को बदलने की चेष्टा रखते हैं तो आप अपनी पत्नी को नहीं बदल सकते। जब बदल सकते हैं तब बदल सकते थे जब वो बच्ची थी। जीवन में वो सुखी नहीं है जिसे श्रेष्ठ जीवन साथी मिला, जीवन में वो सुखी है जिसने अपने जीवन साथी को श्रेष्ठ बना लिया। जीवन में हमेशा वो सुखी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे घर तुलसी का पौधा सूख गया, मुझे लगा गर्मी की वजह से मेरे तुलसी का पौधा सूख गया। मैंने मेरी मेड को कहा कि दाई मेरे तुलसी का पौधा सूख गया है, आप मेरे लिए एक तुलसी का पौधा लाना। मेरी मेड दूसरे दिन बड़ा सा तुलसी का पौधा जड़ से उखाड़ कर ले आई। मैंने उससे कहा कि दाई इतना बड़ा पौधा तुलसी का नहीं लगेगा। वो बोले लगा ले, लग जाएगा। उसने पौधा लगा दिया। 8 दिन बाद मुझे लगा कि ये पौधा नहीं बढ़ेगा, ये सूख चुका है। उसने बोला 2 दिन और देख। मैंने 2 दिन और देखा, लेकिन तरह से सूख चुका था। फिर मैं खुद बहुत छोटे छोटे 8-10 पौधे लेके आई। मैं वॉकिंग करने निकली, मेरे उसमें ही वॉकिंग कर रही थी मैं, मेरा जो सोसाइटी है उसके अंदर, तो मुझे वहां छोटे छोटे पौधे मिले। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि 8-10 पौधे क्या करोगी, एक पौधा लेके जाओ। मैं बोली नहीं, शायद गर्मी का टाइम है और इस समय पौधे नहीं लगते, ऐसा दाई बोल रही थी, तभी वो बड़ा पौधा सूख गया। तो मैं ज्यादा पौधे लगाती हूँ, शायद एक आध पौधा लग जाए, क्योंकि घर तुलसी के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो शायद एक आध पौधा लग जाए। और मैंने सारे छोटे छोटे पौधे लगा दिए तुलसी के गमले में। आज मेरे घर की स्थिति ये है कि वो 10 पौधे काफी अच्छे से बड़े हो गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी सास, आपकी बहू बड़ा वृक्ष है जो नहीं पनप सकती आपके हिसाब से। छोटे छोटे वृक्ष, यदि वो बच्चे हैं, जैसी शिक्षा उनको दी गई है, जिस हिसाब से वो हैं, वो उसी हिसाब से रह सकते हैं, उसी तरह रह सकते हैं। हम सास को कैसे कंपेयर करते हैं, मैं उसमें भी खुद का एग्जाम्पल बताऊंगी। मैं मेरी फ्रेंड के साथ वॉकिंग कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा, मैंने बोला कि खाना बना के आई हो क्या? मैं बोली नहीं, मुझे आज भोजन नहीं बनाना है, आज घर में जो है वो भोजन बनाएंगे। बोले अच्छा। बोले मेरी सास को तो सब चलता है यार, काम के डर से वो 2 दिन मुझे रेस्ट भी नहीं देती है और भोजन बनवाती है। तो जिस सास ने आपके पति को इतना बड़ा कर दिया, 20, 21, 22, 25 साल का किया, 30 साल का कर दिया खाना खिला के, क्या वो महीने में 2 दिन खाना बना के नहीं खिला सकती आपके पति को? आपकी सोच कितनी गलत है वहां पे।
आप किसकी तुलना कर रहे हैं? मैंने एक जनरल बात बताई कि मुझे भोजन नहीं बनाना है, तो उन्होंने कहा मेरे मायके में तो नहीं चलता है, लेकिन मेरी सास को सब चलता है। आप क्यों तुलना करती हो किसी से? आपकी सास को आप नहीं बदल सकती हो, वो जैसी है वैसी आपको स्वीकार करना है। वो बहुत अच्छी है, जैसी है बहुत अच्छा, वैसे ही स्वीकार करना है, उसको आप नहीं बदल सकती। बहू की तुलना कैसे करते हैं हम? जब हम किसी दूसरे के घर जाके आते हैं, वहां देखते हैं कि बहू ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ बहुत टेस्टी बनाया, उसने कुछ कर दिया, और सपोज वो काम मेरे घर की बहू नहीं करती है। जनरल बात कर रही हूं मैं कि 50% 70% लोग ऐसा करते हैं। आप नहीं करते हो ऐसा हो सकता है, लेकिन 70% लोग ऐसा करते हैं। घर में आके जरूर ये बात बताते हैं कि उसकी बहू कितनी होशियार है, कितना। आपका ध्येय नहीं होगा ये बोलने का कि आप उसको सुना रहे हैं या उसको, लेकिन उसका ध्येय ये हो गया कि वो मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं कि उसकी बहू ज्यादा अच्छी है और मैं कम अच्छी हूँ। आप तुलना मत कीजिए, आप बातों में बात बताइए, मजा, और साथ में ये भी बताइए कि नहीं आप भी बहुत अच्छे हो बेटा, वो काम अच्छा नहीं करती हो आप, लेकिन दूसरा काम बहुत उससे भी ज्यादा अच्छा करती हो। इससे हमारे रिलेशन स्ट्रांग होंगे, हमारे रिलेशन स्ट्रांग होंगे तो हमारा परिवार अच्छा रहेगा। और हम चाहते क्या है? अल्टीमेट हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार में खुशियां रहें, हम अच्छे से रहें, हम मिलजुल कर रहें, संगठित रहें, सकारात्मक सोच के साथ जिए। अब हम अपने बच्चों की तुलना कैसे करते हैं? मेरे बच्चे का रिजल्ट आया 10th का, 93% आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे का 93% आया, किसी के बच्चे का 90% आया। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है कि मेरे बाजू में, मेरे पड़ोस में भी 10th का एक बच्चा रहता था और उसको 97% आ गया, मेरा मूड ऑफ हो गया। क्यों मूड ऑफ हो गया? क्योंकि उसका 97% आ गया। हम तुरंत आके घर में सबसे पहली बात अपने बच्चे को क्या बताएंगे? उसकी खुशी जो 5 मिनट पहले आप बहुत खुश होकर उसके साथ एंजॉय कर रही थी कि बेटा तुझे 93% आया, बहुत, वो खुशी उसकी भी 2 मिनट में आप धूमिल कर देंगी, ये बोल के तेरे को मालूम है फला फला का 97% आया है। आपने उसको बताया और उसने किस तरीके से सुना, आप सोचिए किस तरीके से सुना कि उसका 97% आया, मेरा तो 93 आया। तो हम अपने बच्चों की भी तुलना दूसरे बच्चों से, बहुत सारी चीज में हम हमारे बच्चों की तुलना करते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है कि वो पढ़ाई सबसे छोटी बात, रिजल्ट आया है, बहुत छोटी सी बात है कि रिजल्ट आया। बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी बातें होती है जिसमें हम हमारे बच्चों को तुलना करते हैं कि उसका बच्चा ऐसा करता है, तुम तो वैसा नहीं करते। मैंने सुना उसके, जैसे मैं मेरी फ्रेंड को बताई कि मेरे घर में 2 साल हो गए टीवी में रिचार्ज नहीं है, मैंने टीवी में रिचार्ज नहीं कराया क्योंकि मेरे यहाँ किसी को टीवी देखने का शौक नहीं। मैं टीवी नहीं देखती इसलिए मेरे बच्चे भी टीवी नहीं देखते। तब जैसे ही उसका बच्चा हॉल में है, पता है आंटी के घर 2 साल से टीवी में रिचार्ज नहीं है, हमारे घर तो 2 दिन नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? आप विचार उस पे कीजिए कि ऐसा क्या है कि आपके घर 2 दिन टीवी के बिना घर नहीं चल सकता। या तो आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, आपके पास समय नहीं है, या आप उस टीवी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी चीज को में, तब उस बच्चे को कैसे इंटरेस्ट, उसको कहाँ से आएगा देखना, उसको कहाँ से पता चलेगा कि ऐसी भी चीजें होती है, ऐसे भी सीरियल्स चलते हैं जिस सीरियल्स में क्या दिखाए जाते हैं, जिसमें एक नायिका होती है और एक खलनायिका होती है। वो खलनायिका हमेशा कुछ खराब करने का सोचती है, वो नायिका उसको हमेशा अच्छा कर देती है, वही चलता रहता है। तो बच्चे का जीवन भी वैसे ही चलना स्टार्ट, उसको तो बस सीखना आता है। वो छोटा पौधा है जो उग गया, उसको तो बस सीखना आता है। उसने सीख लिया आपसे, क्या सीख लिया आपसे? कि भाई ऐसा ही चलता है, एक जन खराब करता है और दूसरा उसको ठीक करता रहता है। आपके घर में बच्चे झगड़ा करते हैं, हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ के बच्चे झगड़ा नहीं करते, और मम्मी बहुत परेशान रहती है कि बच्चे झगड़ा करते हैं। अब बच्चों में कैसे तुलना होती है? अगर उस झगड़े के बीच में आपने बोल दिया, आपने जिसकी तरफ बोला, आप दूसरे के विपक्ष हो जाएंगे। तब बच्चे को क्या लगेगा? यदि आपने छोटे को डांट दिया तो छोटा बोलेगा मम्मी हमेशा बड़े का साइड लेती। आपने बड़े को डांट दिया तो बोलेगा हमेशा छोटा, हमेशा वर्ड यूज हो, आप तो हमेशा छोटे को ही प्यार करते हो।
छोटे को लगता है घर में तो चलती हमेशा बड़े की ही होती है यार, हमसे कुछ पूछा ही नहीं जाता। बड़े को हमेशा लगता है यार प्यार तो हमेशा छोटे को ही किया जाता, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अरे जिसकी जहां पर जैसी वैल्यू है वैसा वैल्यू आपको देते हैं ना, कि घर में कोई काम करना है तो बड़े से पूछ के करते हैं। तब छोटे को तो नहीं बुलाते ना कि बेटा बता ये काम मुझे कैसे करना है या क्या करना है। कभी कभी बहुत सारे घर में ऐसा होता है, अगर छोटे बड़ों के बीच में बोल रहे हैं तो हम डांट भी देते हैं कि तुमको बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तो कुछ उनका भी हक है कि उनको ज्यादा प्यार कर लिया। आपको ऐसा दिखता है जब आप छोटे थे, तब आप जब उस एज में थे, जब छोटा उस एज में है, तब आपने देखा नहीं ना आपको कितना प्यार किया। तो ये तुलना आ जाती है। घर में हम अगर घर घर में रहते हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां देवरानी जेठानी की पटती नहीं है। देवरानी जेठानियां आपस में बात नहीं करती है, आपस में बहुत सारी चीजें वो लोग आपस में एक दूसरे को सब कुछ मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे के साथ ऐसा समय बिता सकते हैं कि दोनों जैसे आपस में बहनें हैं, दोनों तीनों चारों, घर का माहौल ऐसा बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में देखा मैंने कि वो आपस में बात नहीं करते। बात नहीं करने का सिर्फ एक कारण होता है, बच्चे। क्यों? मेरे बच्चे ने तेरे बच्चे को मार दिया, मैंने उसको डांट दिया। घर में आप नियम रखिए कि यदि आपस में बच्चों का झगड़ा हो रहा है, आपस में बच्चों का झगड़ा हो रहा है, तो कोई एक व्यक्ति ही बोलेगा, दूसरा व्यक्ति चुप रहेगा। चाहे फिर वो जेठानी हो, चाहे फिर देरानी हो। ऐसा नहीं है कि आप जेठानी हो, आप बड़े हो तो हमेशा आपको हक है कि आप हमेशा बोलोगे, और वो छोटी है तो वो हमेशा उसका बच्चा और वो सुनेगा, ऐसा नहीं। वो भी बड़ी है, आपके बच्चे से तो बड़ी है ना, वो आपके बच्चे से बड़ी है, आपके बच्चे से ज्यादा समझता है उसको, उसको भी समझता है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो आप इतनी समझदारी, आप बड़े हो तो इतनी समझदारी रखो। मेरे घर के बाजू में, हम शांति कॉलोनी में रहते थे, धमतरी, मैं धमतरी रहती थी शांति कॉलोनी में। तो मेरे घर के बाजू में एक घर था, वहां पर देरानी जेठानी आपस में कभी बात नहीं करती थी, और सिर्फ बात नहीं करने का एक ही कारण होता था उनका, क्या? कि बोले हमारे बच्चों के कारण हमारे आपस में झगड़े हो जाते हैं। मैंने बोला भाभी, लेकिन बच्चे तो आप दोनों के हमेशा साथ खेलते हैं। वो बच्चे जो झगड़ा करके 5 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करके एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, और आप दो रह जाते हैं। मैंने आपके घर में ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने कहा इससे मेरे घर में ऐसा नहीं, कि जब किसी एक ने बोलना स्टार्ट कर दिया तो दूसरे, चाहे मैं हूं चाहे वो है, तो हम किसी से किसी की तुलना नहीं कि वो ऐसा करे तो वैसा नहीं करें। अब तुलना की बात करें, रिलेशंस की बात करें, तो हर रिलेशंस में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है। उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने की जरूरत होती है, और वो प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी बात पे हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे खुद के पास होता है। हमारे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कहते हैं इंसान अपने दोस्त, अपने जीवन साथी खुद चुन सकता है, लेकिन परिवार के सदस्य चुनने की आजादी नहीं होती उसके पास। अगर ऐसा होता तो हम अपने रिश्ते में सिर्फ मीठा मीठा चुनते, वो ही लोग पसंद करते। हर हस्बैंड सोचता मेरी वाइफ ऐसी ही होना चाहिए, हर वाइफ सोचती मेरे हस्बैंड, वो चीज जो हमें परिवार में मिल गई कि सास जीवन साथी तो हम चुन सकते हैं, हस्बैंड वाइफ चुन सकते हैं, लेकिन हम परिवार नहीं चुन सकते अपना। और यही परिवार नहीं चुनने की आजादी जो हमारे पास है, नहीं चुनने की जो आजादी है, वही जो धागा है वो एक दूसरे को रिश्तों में बांध के रखता है, और हमें उसे बांध के रखना चाहिए उम्र भर। हर रंग बिरंगे रंग और हर मौसम, हर जायके का स्वाद होता है एक फैमिली में, हर मौसम की परछाई होती है और हर पीढ़ी का अंश होता है, और उसी से मिलकर एक परिवार बनता है। हम कितने भी होशियार हैं, लेकिन हमारे पास हमारे बुजुर्गों जितना एक्सपीरियंस नहीं है। हम कितने भी गधे हैं, लेकिन हमारे बच्चों जितने गधे नहीं हैं। तो आपसे जो बड़े हैं वो आपके जो बात वो करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, उनको एक्सपीरियंस है हर चीज का, उन्होंने देखी है दुनिया, हर प्रॉब्लम देखा है। यदि उन्होंने आपको कहीं फिजूल खर्ची पे डांटा है तो उन्होंने देखा है, पैसे की किल्लत को उन्होंने देखा है, इसलिए वो आपको फिजूल खर्ची के लिए डांट रहे हैं कि जैसा दिन मैंने मेरे जीवन में देखा है वो आप ना देखिए। अगर हर एक बात हम पॉजिटिव लेना स्टार्ट कर दे, हर एक बात हम पॉजिटिव लेना स्टार्ट कर दे, तो जीवन अलग हो जाएगा हमारा।
हमारे बच्चों को हम सिखाएं कि आपको, आपके दादा दादी की तबीयत खराब है, आपको जाके उनसे पूछना है, उनको आपको दवाई देना है, आपको टाइम टू टाइम सारा काम करना है। आप जिम्मेदारी दीजिए, वो बिल्कुल जिम्मेदारी उठाएंगे। आप जिम्मेदारी नहीं देते। मेरे ससुर जी का आंख का ऑपरेशन हुआ, रायपुर में हुआ, रायपुर में 15 दिन रुके। मेरी बड़ी बेटिया और छोटी बेटिया दोनों है, मैंने दोनों को काम दे दिया कि दादा की आंख में हर 3 घंटे में ये दवाई डालना है। वो जब आंखों का ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, तब उसमें बहुत ध्यान से टाइम टू टाइम दवाई डालना होता है। तो उनको मैंने काम दे दिया कि ये आपका काम है, दादा की आंख का सवाल है, आपको टाइम टू टाइम दवाई डालना है दादा। उन दोनों ने सोचा कि हमको याद नहीं आएगा मम्मी, तो मैं बोली मैं नहीं जानती, याद तुमको रखना है, दादा के पास पहुंच जाना है और दवाई आपको डालनी है, ये आपका काम है। उन दोनों ने क्या किया, अलार्म सेट कर लिया कि दादा को 4 घंटे में ये दवाई डालना है। 4 घंटे का अलार्म मैं लगाती हूँ, 4 घंटे वाला मैं डालूंगी, दिन में 4 बार वाला मैं डालूंगी, 3 बार वाला तू डालना, फिर 2 बार वाला मैं डालूंगी, फिर 2 बार वाला तू डालना। और उन्होंने अलार्म सेट कर लिया। और जैसे अलार्म बजता था, मैं पापा जी के पास तो पहुंच ही जाती थी, उसके पहले वो आ जाते थे, दादा आपकी आंख में दवाई डालना है। तो आप जिम्मेदारी देंगे तो वो जिम्मेदारी जरूर उसका वहन करेंगे। और ये छोटी छोटी बातें उनको बहुत जिम्मेदार बनाती है कि मुझे अभी जब लॉकडाउन हुआ, मेरी बेटी को आइसक्रीम खाने का बेहद शौक है। वो ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि आइसक्रीम के बिना रह जाए। बोले मम्मी मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है और आइसक्रीम शॉप सारी बंद है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता बेटा क्या करना चाहिए, तू सोच, मेरे को बहुत सारा काम है, मैं भी आइसक्रीम नहीं बना सकती। फिर उसने खुद घर में आइसक्रीम बनाई, इतनी अच्छी आइसक्रीम बनाई, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाई। तो आप बच्चों को जिम्मेदारी देंगे तब वो उस जिम्मेदारी का वहन करेंगे। हम बच्चों के हाथ में कांच की ग्लास देखते ही कहते हैं नहीं बेटा ध्यान से कर, टूट जाएगी। आपने टूट वर्ड यूज कर लिया, आप ये बात निगेटिव हो गई उनके साथ, वो टूटेगी। आपको जरूरत है बात करने की कि बेटा संभाल के ले जाना, मुझे पता है आप नहीं तोड़ोगे इसको। जब आप ऐसी बात बोलोगे, उसके बाद आप देखो कि बच्चे कैसे काम अपने सही तरीके से करेंगे। हम पहले ही बच्चों को कह देते हैं कि ग्लास आपसे टूट जाएगी, आप कहिए मुझे पता है बेटा आपसे ये ग्लास टूटेगी नहीं, संभाल ले जाना। मेरे से भी ग्लास टूट जाती है, आपसे भी ग्लास टूट जाती है, टूट भी गई तो क्या बात है, कांच टूटने की चीज है, तो टूट गई। मुझे लगता है समय की अपनी सीमा है और आप लोगों ने मुझे 1 घंटे लगभग सुन लिया है, तो समय का ध्यान रखते हुए एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगी कि एक जगह एक कारपेंटर था जो 60 साल की उम्र तक बहुत खूबसूरत घर बनाया उसने। उसके हाथों में ऐसी कला थी कि वो जो काम करता था बहुत सुंदर करता। वो 60 वर्ष का हो गया, वो अपने बॉस के पास जाके बोला कि सर मैं 60 साल का हो गया, मैंने बहुत सुंदर घर बना दिए, अब मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ और अपना बचा जीवन अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ। उसके बॉस ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 2.5 महीना समय लगेगा, आप उसको पूरा कर दीजिए। तो उसने सोचा कि ठीक है, वो मना नहीं कर पाया, उसने वो प्रोजेक्ट ले लिया अपने हाथ में। लेकिन उसने तो सोच लिया था कि इसके बाद मुझे रिटायर होना है। जितना काम वो मन से करता था, जितना काम उसका मन में लगता था, इसमें उसका मन नहीं लगा उस काम में, और उसने काम को अधूरे मन से किया। अब उसने बहुत अच्छी कार्विंग नहीं की, बहुत अच्छी पॉलिशिंग नहीं की, बहुत अच्छी टाइलिंग नहीं की, उसने बहुत सारे काम बहुत अच्छे नहीं किए। 2.5 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उसने अपने बॉस को बोला कि मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। इंस्पेक्शन के लिए उनके बॉस जब उनके पास आए, जैसे ही उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए पास आए और वो घर की चाबी उस कारपेंटर को देते हुए बोले कि जो सेवाएं आपने मुझे 60 साल तक दी है, उस सेवाओं का फल ये घर मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। आप सोचिए उस वक्त उस कारपेंटर की क्या हालत थी। काश मुझे पहले पता होता कि ये घर मुझे मिलने वाला है, शायद मैं जितने घर बनाया हूं उसमें सबसे सुंदर घर बनाता। काश मुझे पहले पता होता, काश मुझे पहले पता होता। लेकिन जिंदगी में अगर हम
अपने लिए कुछ करें तो कभी भविष्य के लिए काश ना छोड़ें, हमेशा आकाश छोड़ें। इतना कहकर मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। मनीष भैया, मधु भाभी को थैंक यू एकता जी, आपने तो बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात कही और आशा है सभी को इसका लाभ जरूर जरूर मिला होगा। भाभी मुझे एकता बोलेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये ऑफिशियल चल रहा है इसलिए एकता जी बोल रही हूँ। नहीं भाभी, फिर भी एकता बोलेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं बहुत दूर से जा रही हूँ, आप एकता जी बोल रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि अगर अपने ऑडियंस में से कोई कुछ पूछना चाहेगा तो सिर्फ फर्स्ट 2 हैंड्स जो रेस होंगे हम उनको मौका देंगे, क्योंकि हमारे पास समय समाप्त होने लगा है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो आएंगे, अगर कुछ पूछना चाहती है तो ऑडियंस एकता से, अगर हैंड्स रेज होंगे तो हम अनम्यूट कर देंगे आपको। संगीता राठी जी ने किया था। संगीता राठी जी को अनम्यूट करना पड़ेगा, उनका हैंड रेज हुआ था। मनीष भैया, संगीता राठी जी। जी ऑनलाइन है संगीता राठी जी। संगीता जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए। हेलो, एक और हैंड हुआ है ओप्पो रेनो से भैया। जी संगीता जी, मनीष भी अनम्यूट कर दिए ना संगीता जी को? जी कर दिया था, उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अच्छा, ओप्पो तो रेनो जो सेकंड हैंड रेज हुआ था, अगर वो पूछना चाहें तो। जी हो गया है। हेलो हेलो, हाँ पूछिए ना भाभी। हाँ, सबसे पहले तो मैं एकता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छी बातें बोले हैं, किंतु अभी लॉकडाउन के चलते प्रत्येक लेडीज पे थोड़ा बोझ ज्यादा है। हालांकि हम में बहुत शक्ति है, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब जेंट्सों की मतलब हेल्प कर रहे हैं, मैं मान सकती हूँ, किंतु कई घरों में ऐसा नहीं हो पाता। इस विषय में हमको कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग। जी, मैं सुषमा राठी, राजनांदगांव से। जी 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 सुषमा जी। जी भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशन में इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हम आपस में। मेरे हस्बैंड, मैंने आपको बोला कि मैं मेरे हस्बैंड को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना, और उसकी चेष्टा भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि वो जैसे हैं मुझे वैसे उनको स्वीकार करना है। लेकिन मैं मेरे बच्चों को चेंज कर सकती हूँ, उनको मैं बोल सकती हूँ कि आपको मेरी मदद करना है, और फिर भी अगर वो नहीं करते हैं तो आप जिम्मेदारी दीजिए कि ये काम आपका है और आपको करना ही है। मैंने ये बात बताई ना कि मैंने उनको जिम्मेदारी दे दी कि आपको उनकी आंखों का ध्यान रखना है और आंख में दवाई डालना है। आपकी, हम लेडीजों की घर में हमारे बच्चों में इतनी पकड़ होना ही चाहिए कि मैंने आपको एक जिम्मेदारी दे दी, अगर ये काम आपने नहीं किया तो ये काम नहीं होगा, इसलिए आपको करना ही है। जैसे जिम्मेदारी दीजिए कि आपको सारे कपड़े धोना है, वॉशिंग मशीन लगाना है तो करना है, तो ये काम आपको करना ही है। मेरे साथ कपड़े सुखाने आना है तो आना ही। और ऐसा लगता है कि सब इतने अंडरस्टैंडिंग है, और
हस्बैंड लोगों को या घर के जेंट्स लोगों को भी दिन भर काम करते हुए देख के उनको तकलीफ होती है हम लोगों को। वो आप सुन रहे हैं ना? हेलो, हाँ मैं सुन रही हूँ भाभी, हाँ मैं सुन रही हूँ। उनको तकलीफ होती है हम लोगों को काम करते हुए देख के, है ना? अब वो ठीक हाँ है, बिल्कुल। उन्होंने कभी ये काम किया नहीं है, कभी किया नहीं है, तो एकदम से वो कर नहीं सकते। लेकिन आप जब अपनी परेशानी बहुत शांति से उनको बताएंगे कि मैं सारा दिन अकेले ये काम करके, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, मैं थक जाती हूँ, मुझे लगता है आप थोड़ी मेरी मदद कर देंगे तो मेरा ये काम आसान हो जाएगा। ओके, थैंक्स भाभी। और कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। नहीं, मैंने ऐसे ही नॉर्मली पूछा क्योंकि ऐसी ही समस्या बहुत लोगों के साथ में आती होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि मैं इस चीज पे श्योर हूँ कि इन लोगों को हमारी बहुत फिक्र है, किंतु बस आदत नहीं है। हाँ, उनको सोचिए, उनके लिए कितने, हम तो सारा दिन घर पे रहते हैं, ठीक है, हमारा तो काम ही यही है, सारा दिन घर में रहते हैं। अभी हमारे घर में तो अभी कोई आने जाने वाला नहीं, इसलिए घर में बहुत अलमारियों को साफ करना या सजाने वाला काम नहीं, रोज का नॉर्मल एक रूटीन वाला काम है जो हमको कर देना है, ठीक है। यदि आप लोग सिर्फ 4 लोग हैं तो सिर्फ 4 लोगों का काम है। यदि घर में ज्यादा सदस्य हैं तो लेडीजें भी ज्यादा हैं, काम करने वाले सदस्य ज्यादा हैं, तो आपस में हम बांट लेके आपको ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और उनको तो कभी घर पे रहने की आदत भी नहीं है, वो 10 बजे निकल जाते हैं, जो रात को 8 बजे घर आते हैं। उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी है कि उनको रात दिन घर पे रहना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति को रोज बाहर जाने की आदत हो, उसको आप घर पे रख दीजिए, उसकी दशा कौन समझ सकता है? उनकी मनोदशा समझिए कि क्या दशा होगी उनकी। और इस वक्त हम सबसे बड़े उनके साथी हैं, साथ देने के लिए कि आप हमारे घर में अभी राजा के जैसे हो, जो सारा दिन हमारे घर नहीं रहते थे। आप बताओ, आपको क्या खाना है, आपको क्या करें, आपके लिए मैं क्या करूं, बताओ। उनको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं, वैसे ही तुमको बहुत काम है। तो उनमें जो चिड़चिड़ापन है हमसे ज्यादा होना चाहिए। हमारा तो कहीं ना कहीं एक दिन मेड नहीं आती तो हमको घर का काम करना ही होता है। एग्री सब जो मुझे दिख रहा है, एग्री करना ही होता है। हम तो आदी है कभी ना कभी करने के लिए, वो तो बिल्कुल आदी नहीं है घर में रहने की। संडे को भी बहुत मुश्किल से रहते हैं, उसमें भी आधा दिन हम बाहर मॉल शॉपिंग इधर उधर निकल जाते हैं। वो एक दिन भी जो व्यक्ति घर में नहीं रहता, उसको 40 दिन घर में रहना पड़ा, और ना जाने अभी कितने दिनों तक हमें स्वस्थ रहने के लिए हम तो चलिए ग्रीन जोन में आ गए हैं, हम बाहर थोड़ा निकल रहे हैं, निकल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी हमें स्वस्थ रहने के लिए अभी भी हमें घर पे ही रहना चाहिए, तभी ये बीमारी बहुत बढ़ेगी नहीं, फैलेगी नहीं। तो उनकी मनोदशा समझिए आप। हम तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इतना काम करते हैं, ठीक है, रोज रोज नहीं करते, लेकिन कभी कभी करने की आदत है हमको। उनको कभी घर में रहने की आदत नहीं है। ठीक है भाभी? थैंक यू, बहुत सही भाभी। वैसे आपकी मुस्कुराहट देख के बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। आप जितना भी बोले बिल्कुल मुस्कुराते हुए बोले, और मेरे हस्बैंड मेरे बाजू में बैठे हैं इसलिए उनको और अच्छा लगा। नहीं, मैंने आपके माध्यम से उनको बोलवा भी दिया और मैंने अपना काम भी कर लिया। देखिए, हालांकि अभी टाइम हो चुका है, फिर भी इसी कड़ी में मैं एक बात बोलूंगी आपको। क्योंकि अभी हम सब लॉकडाउन में हैं और घर में ताश बहुत खेल रहे हैं, इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि जब हम ताश खेलते हैं तो हमारे पास अक्सर कई बार बड़े बुरे पत्ते आते हैं और अक्सर कई बार बड़े अच्छे पत्ते भी आते हैं। अच्छे पत्ते वाला खिलाड़ी तो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, लेकिन जब हमारे पास पत्ते वैसे नहीं आते जैसा हम चाहते हैं, तो वही हमारे लिए चैलेंज होता है कि इसको लेकर जीतना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो रिश्ते हैं हमारे जीवन में, मैं समझती हूँ वो भी इस ताश के पत्ते की तरह हैं। ये हमें मिल गए हैं, हमारे जीवन में हमारे साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं। चैलेंज हमारे लिए यही है कि इनको किस तरह खेला जाए ताकि हम जिंदगी की जंग में खुश होके जीत सके, है ना। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदेश सचिव भावना जी राठी को, ताकि वो आए और अपना धन्यवाद ज्ञापन दें। भावना जी, आप हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। हाँ भावना जी, आप। हाँ अभी हाय। हाय, आपका धन्यवाद ज्ञापन बनता है। सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे रहा है।
तो चाची को धन्यवाद देने की वैसे ही आवश्यकता नहीं है। आदेश हमेशा। थैंक यू एकता। जय श्री कृष्णा, सबको जय उमा महेश। एकता जी के द्वारा आज मोटिवेशनल स्पीच सुनकर सभी को फिर से वापस अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार लग रहा होगा। और एकता को एकता जी कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज क्योंकि वो हमारी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो पर मुझे उस अच्छा नहीं लग पोस्ट रहा की है। वजह से उनको वो मान मिलना ही चाहिए। वैसे एकता हमेशा ही बहुत ऊर्जावान रही है और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही रहेगी। इसमें ना आप सभी का धन्यवाद और एकता का भी धन्यवाद कि उसने अपना समय निकाला और हम सभी को इतनी अच्छी स्पीच दी, हम सभी का मार्गदर्शन किया। घर में बैठे सभी बोर हो रहे थे, तो आज हम फिर वापस एक नए ऊर्जा के साथ अपने अपने कामों में लग जाएंगे। धन्यवाद सबने अपना समय दिया और सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक बड़ा धन्यवाद बनता है राकेश भैया के लिए और मनीष जी लड्ढा के लिए, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, और राकेश भैया जिन्होंने ये पूरा मेरे लिए ऑर्गेनाइज करने में मेरी बहुत मदद की। तो राकेश भैया और मनीष भी, आप दोनों का भी धन्यवाद करती हूँ मैं सबकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एकता। सभी का जय श्री कृष्ण। थैंक यू। Thank you, सबको स्टे जय श्री होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यस, चलिए, थैंक यू। थैंक यू भाभी।